स्टूडेंट्स, हम आपको पिछले वीडियो में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय, जिसे हम कहते हैं मौद्रिक राष्ट्रीय आय, और दूसरा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, जिसे हम कहते हैं वास्तविक राष्ट्रीय आय, इनके बारे में आपको टेबल बनाकर एग्जाम्पल से समझाया था, जिसमें हमने दिखाया था। फिर हमने इन दोनों के अंतर के द्वारा ये निकाला था, डिफ्लेटर निकाला था, जिसे हम कहते हैं विस्फीतीकरण यानी डिफ्लेटिंग कहते हैं, यानी मौद्रिक आय को वास्तविक आय में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्फीतीकरण, डिफ्लेटिंग। और फिर हमने ज्ञात किया था डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर कितना होता है। तो उससे हमने जीडीपी डिफ्लेटर के द्वारा ये बात बताई थी कि कीमतों में कितनी गुना वृद्धि हो गई है एक पीरियड के दौरान। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि इस वास्तविक और मौद्रिक राष्ट्रीय आय में अंतर क्या है, यानी कि चालू कीमतों पर राष्ट्रीय और स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में अंतर क्या है। तो यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है। यहाँ तक हमने आपको पहले टॉपिक करवा चुके हैं। तो हमारा पहला अंतर है यहाँ पर कि चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के चालू वर्ष के मूल्यों का जोड़ है। इसके विपरीत स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के आधार वर्ष के मूल्यों को जोड़ है। वो चालू वर्ष यानी वर्तमान वर्ष की कीमत ली थी, और आधार वर्ष यानी कोई हमने एक पिछला या उससे भी 5-6 साल पहले एक वर्ष को हमने आधार वर्ष मान लिया, उस साल की कीमतें ली थी। दूसरा हमारा यहाँ पर क्या अंतर है कि चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में बिना वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में हमने वृद्धि किए बगैर ही केवल कीमतों में होने वाली वृद्धि ही उसको बता रही थी। इसके विपरीत स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि तभी होगी जब उत्पादन में वृद्धि होगी, कीमतों में नहीं। यानी चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय हमारी बढ़ी हुई आ गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उत्पादन बढ़ा, हो सकता है कीमतें बढ़ने से हुई हो, क्योंकि कीमतें बढ़ चुकी होती हैं। लेकिन अगर हम स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं तो इसका, और वो हमारे पहले से बढ़ी हुई आती है, तो इसका मतलब हमारे देश में उत्पादन में वृद्धि हुई है, क्योंकि हमने कीमतें यहाँ पर आधार वर्ष की ली थी। तीसरा पॉइंट, अतएव किसी देश के आर्थिक विकास का अध्ययन करने के लिए स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय और चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय से अधिक उपयुक्त धारणा है। यानी कहने का मतलब यह है कि स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय जो निकालते हैं वही एक देश के वास्तविक आर्थिक कल्याण, आर्थिक विकास के बारे में बताती है, न कि चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय बताती है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हम एक और पॉइंट आपको यहाँ बता देना चाहते हैं, प्रति व्यक्ति आय, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PCI। क्या कहेंगे? PCI। तो ये PCI क्या होता है? PCI ये भी दो कीमतों पर निकालेंगे, चालू कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर। तो चालू कीमतों पर निकालेंगे तो चालू कीमतों की राष्ट्रीय आय बटा हुआ में उसी साल की जनसंख्या। ओके, ये क्या होती है? PCI। कौन सी? चालू कीमतों पर। और अगर हमें स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय चाहिए तो हमें स्थिर कीमतों की प्रति व्यक्ति आय लेनी, यानी राष्ट्रीय आय लेनी पड़ेगी बटा हुआ में जनसंख्या। तो सेम फॉर्मूला वही है, राष्ट्रीय आय बटा हुआ में जनसंख्या। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, PCI बराबर राष्ट्रीय आय बटा हुआ में जनसंख्या। इस PCI को ही हम कहते हैं औसत आय। क्या कहते हैं? औसत आय। ओके, ये फार्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है, और जो हमने अभी लिखकर ये बता दिया है, राष्ट्रीय आय बटा हुआ में जनसंख्या। अगर स्थिर कीमतों पर लेनी तो स्थिर कीमतों की राष्ट्रीय आय लेनी है, और अगर चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय निकालनी है तो चालू कीमतों की राष्ट्रीय आय लेनी है, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। और दोनों को ही वर्तमान जनसंख्या से भाग देना है। तो इस तरह से हमारे पास चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय और स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे ये पॉइंट कि सकल देशीय उत्पाद तथा कल्याण, यानी GDP एंड वेलफेयर,
हम कहते हैं, अब हम बार बार कह रहे हैं कि देश का विकास हो, यानी विकास का मतलब क्या है, किस चीज़ का सूचक है? इसका मतलब ये है कि जीडीपी में वृद्धि हो गई है। तो जीडीपी में वृद्धि हो गई है तो क्या इसका मतलब ये है कि लोगों के कल्याण में, यानी कि वास्तव में लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो गया है? ये डिपेंड किस पर करेगा? ये मौद्रिक जीडीपी पर निर्भर नहीं करेगा, ये किस पर निर्भर करेगा? वास्तविक जीडीपी। वास्तविक जीडीपी यानी वास्तविक राष्ट्रीय आय। वास्तविक राष्ट्रीय आय का मतलब स्थिर कीमतों पर ज्ञात राष्ट्रीय आय, यानी स्थिर कीमतों पर जीडीपी ही हमें ये बताती है किस देश में विकास हुआ है या नहीं हुआ है। जीडीपी का अधिक आना विकास सूचक नहीं है। मेन चीज़ क्या है? स्थिर कीमतों पर अगर जो जीडीपी निकालते हैं, जो राष्ट्रीय आय निकालते हैं, घरेलू आय या प्रति व्यक्ति आय, जो भी हम निकालते हैं वो बढ़ी हुई आती है, तो इसका मतलब देश के लोगों का कल्याण बढ़ रहा है। क्लियर? तो हम इसके संदर्भ में कुछ विशेष रूप से कुछ बातें बताते हैं आपको। तो पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पर जीडीपी का वितरण। यदि जीडीपी के स्तर में प्रत्येक वृद्धि के साथ जीडीपी का वितरण अधिक से अधिक पक्षपाती होता है, यानी कि जीडीपी बढ़ रही है और जीडीपी से केवल 5 लोगों को तो लाभ हो रहा है और सोसाइटी के 20 लोगों को उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में अधिकांश जनसंख्या को पहले से कम वस्तुएं प्राप्त होंगी, लेकिन जीडीपी अधिक हो जाएगी। तो वर्तमान स्थिति में भारत इस स्थिति से गुजर भी रहा है। यहाँ जबकि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूख से मौत हमारे मेन शीर्षक बनते हैं, हेडलाइंस बनते हैं न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, अखबारों में। तो इसका मतलब जीडीपी का वितरण है हमारे देश में कुछ पक्षपातीपूर्ण है। ओके। दूसरा, जीडीपी की रचना। जीडीपी के स्तर बढ़ने की स्थिति में भी जीडीपी की रचना कल्याणप्रद ना भी हो, यानी कहने को जीडीपी अधिक आ गई लेकिन फिर भी हम कहें कि देश में जीडीपी लोगों का विकास ना हुआ, इसका मुख्य कारण सुरक्षा पदार्थों में वृद्धि के कारण जीडीपी में वृद्धि तो हो जाती है लेकिन लोगों के जन कल्याण में वृद्धि नहीं होती है। बेशक इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि सशक्त सुरक्षा और शांतिपूर्ण स्थिति ही हमें चाहिए, तभी तो हम आगे काम कर सकते हैं। इसलिए हमें सुरक्षा के ऊपर बहुत खर्च करना पड़ता है। इसलिए अर्थव्यवस्था में कल्याण के स्तर में यह अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देता है, लेकिन लोगों के कल्याण में तो वृद्धि नहीं होती है। तीसरा पॉइंट, गैर मौद्रिक विनिमय। भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में विनिमय की वस्तु विनिमय प्रणाली पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। जैसे विनिमय प्रणाली क्या होती है? वस्तु की विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2 मार्क्स के लिए। बार्टर सिस्टम क्या होता है? वस्तु के बदले में वस्तु खरीदना। जैसे गाँव में लोग कुछ करते हैं, महिलाएं या कि गेहूँ दे देंगे, उसके बदले में सब्जी वाले से सब्जी ले लेंगे या कुछ और सामान दे देंगे और उससे सामान ले लेते हैं। तो इस तरह से गाँव में अब भी वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित है। ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से ये प्रचलित है। तो इस सीमा तक फिर हम जीडीपी का सही अनुमान नहीं लगा पाते हैं, इसलिए कल्याण का ये उपयुक्त सूचक नहीं मानते, यानी जीडीपी को हम कल्याण का सूचक नहीं मानते हैं। हम यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों कि जीडीपी का अधिक आना कल्याण का सूचक नहीं है, क्योंकि जीडीपी का वितरण गलत हो सकता है, पक्षपातीपूर्ण हो सकता है। 5 लोगों की आय बढ़ जाए, 20 की आय ना बढ़े तो जीडीपी तो अधिक आ जाएगी, उत्पादन तो अधिक आ जाएगा, लेकिन कल्याण तो नहीं बढ़ा। 20 लोगों की आय तो कम हो गई है और 5 की पहले से अधिक बढ़ गई, तो पक्षपाती चीज़ हो गई। इसी तरह से जीडीपी की रचना भी गलत हो सकती है कि हमने उत्पादक और उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने के बजाय सुरक्षा की वस्तुओं पर ज़्यादा खर्च कर दें, क्योंकि देश के लिए वो ज़रूरी है। पहले जब तक हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तब तक हम काम कैसे कर सकते हैं, इसलिए उन पे भी खर्च करना पड़ता है। तो बेशक हमारी जीडीपी उनकी वजह से बढ़ी हुई तो आ जाएगी, लेकिन उत्पादन विकास तो नहीं हुआ। तीसरा, गैर मौद्रिक विनिमय भी शामिल होता है तो जीडीपी में हम गैर मौद्रिक विनिमय को शामिल नहीं कर पाते हैं, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली इससे अछूती रह जाती है, तो उसको हम शामिल नहीं कर पाते, तो जीडीपी का सही कल्याण नहीं पता चलता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है बाह्यताएं।
बाह्यता से अभिप्राय किसी क्रिया के उस अच्छे और बुरे प्रभाव से है जो बिना कीमत दिए, बिना दंड किए की जाती है। हमने आपको समझाया भी था एक बार, बीए फर्स्ट ईयर में आपकी एक यूनिट चली थी जिसमें हमने बताया था कि एक व्यक्ति अपने घर में सुंदर सुंदर सुगंधित फूल लगाता है, ये अपने घर के बाहर बल्ब लगाता है, तो उससे क्या प्राप्त होती है? तो उससे हमने बताया था धनात्मक लाभ होता है। धनात्मक लाभ यानी वहाँ से जो भी गुजरेगा उसे फूलों की खुशबू आएगी, उसे वो जगह बड़ी सुंदर लगेगी, वो जगह को देखना पसंद करेगा। लाइट लग रही है तो हर वहाँ से आने जाने वाले को अंधेरे में दिखाई देगा, लाइटिंग प्राप्त होगी, तो वो धनात्मक प्रभाव है। तो वहाँ से आने जाने वाले लोगों को उस चीज़ के लिए किसी तरह का उन्होंने भुगतान नहीं किया। इसका मतलब अगर वे भुगतान करें तो उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से कुछ नेगेटिव भी प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी ने अपने घर के बाहर जनरेटर लगा लिया है, तो वो तो जनरेटर की सुविधा ले रहा है, लेकिन पड़ोसी किस चीज़ की ले रहे हैं? वहाँ से जा रहे हैं वो लोग तो परेशान है उसके शोर से, उसके धुआं से, उसके पोल्यूशन से, तो न जाने कितनी बीमारियाँ होती हैं। तो वो बिना ही भुगतान किए ही हुए एक चीज़ उन्हें मिल रही है, एक दंड मिल रहा है या एक चीज़ मिल रही है। तो जीडीपी के अनुमान में इन सब का हम कोई अनुमान नहीं लगा पाते। हमने बीए फर्स्ट ईयर में आपको इस यूनिट में पढ़ाया था कि हम इनको अब जीडीपी के अंदर शामिल नहीं कर पाते हैं। तो ये एक सही जीडीपी कल्याण के एक सूचक के रूप में एक भ्रामक है, अशुद्ध धारणा है। क्लियर? तो कल्याण का के सूचक के रूप में जीडीपी की ये कमियां थी। क्या थी ये सब कमियां? कि जीडीपी का घटना या बढ़ना क्या सही कल्याण का सूचक है? तो उसमें आ जाए कमियां क्या हैं, तो आपको यही 4 पॉइंट लिखने हैं। जीडीपी का वितरण, जीडीपी की रचना, गैर मौद्रिक विनिमय और बाह्यताएं। ओके, क्लियर? फिर भी हम जीडीपी में कुछ और बातों का भी हम इसमें अध्ययन करना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। ये पहला पॉइंट, काला बाजार अर्थव्यवस्था यानी गुप्त अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि। करों की चोरी हेतु उत्पादक अपनी मूल्य वृद्धि को छुपाते हैं, इसे काला बाजार अर्थव्यवस्था या गुप्त अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसी मूल्य वृद्धि को जीडीपी के अनुमान में सम्मिलित नहीं किया जाता। इस स्थिति में जीडीपी द्वारा एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधि का अर्थ स्तर दर्शाया जाता है। भारत में लगभग 1/3 जीडीपी काले धन से संबंधित है। गैर विपणन क्रियाएं, मूल्य वृद्धि। गैर विपणन क्रियाएं क्या होती हैं? जैसे कि जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जा सकता। जैसे भारत में किसान है जो स्वयं के लिए वो अनाज रखते हैं, तो उसका कोई रिकॉर्ड वो नहीं रखते हैं कि उन्होंने कितना अनाज रखा, कितना उन्होंने बाजार में बेच दिया। इसके अतिरिक्त किसान परिवार कई क्रियाएं, भाड़े के श्रमिक या स्वयं संपन्न, तो कुछ काम वो खुद भी करते हैं, तो उसका भी वो हिसाब किताब नहीं रखते। तो इनको हम जीडीपी में शामिल कर ही नहीं पाते कि उसने खुद की रेहड़ी है या खुद का बैल है या खुद की गाड़ी है, तो वो सामान ढोकर चला गया, तो कितना उसने सेविंग करे, तो इसका उसके पास कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है जीडीपी में परिवर्तन तथा आर्थिक कल्याण में परिवर्तन के बीच अपसरण। यह आवश्यक नहीं कि जीडीपी सूचकांक तथा आर्थिक कल्याण संबंधी सूचकांक एक ही दिशा कोई हो जाए। इस विरोधाभास को एक उदाहरण द्वारा समझा जाता है। एक उच्च वेतन प्राप्त सर्जन जो प्रतिदिन 10 घंटे काम करता है और 10,000 प्रति घंटा कमाता है, आराम को प्राथमिकता देते हुए अपने काम का 1 घंटा कम कर देता है। ऐसा करने पर वो अपनी आय 10,000 घटा देता है। इससे जीडीपी में इतनी ही कमी हो जाती है, किंतु क्या इसका अर्थ सर्जन के आर्थिक कल्याण में कमी का होना? नहीं, सर्जन के तो आर्थिक कल्याण में कोई कमी नहीं हुई। हाँ, जीडीपी में 10,000 की कमी हो गई है, जरूर। वास्तव में सर्जन ने स्वेच्छा से आराम की खातिर अपने 10,000 की आय का त्याग किया। तो सर्जन के लिए आराम का मूल्य कितना है? 10,000 रुपये, जिसे त्याग करने का उसने निर्णय लिया है। इसका निहितार्थ है कि बावजूद इसके कि जीडीपी में 10,000 की कमी हुई है, किंतु आर्थिक कल्याण में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, आर्थिक कल्याण। आर्थिक बुराइयाँ। तो आर्थिक बुराइयाँ क्या है? उत्पादन की क्रिया से बुराइयाँ उत्पन्न होती हैं, भारी हानियों का कारण है। उदाहरण, थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्पादित बिजली पर्यावरण को दूषित करती है। जिस सीमा तक बिजली का उत्पादन किया जाता है उस सीमा तक उसकी कीमत जीडीपी में शामिल होती है, किंतु जिस सीमा तक पर्यावरण को क्षति पहुंचती है उस क्षति को जीडीपी में घटाया नहीं जाता है। यही ऋणात्मक प्रभाव है।
तो इस तरह से बच्चों हमने ये टॉपिक पूरा ख़त्म किया, जिसमें ये मेन क्वेश्चंस दिए गए थे। तो ये कंप्लीट टॉपिक हो चुका है। राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित सभी धारणाएं हो चुकी हैं। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है और ज़रूर आएगा। ओके, थैंक यू।